नमस्कार बच्चों। आज हम कविता उत्साह और अट नहीं रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कविताओं का प्रश्नाभ्यास करेंगे। कविता उत्साह प्रश्न नंबर 1। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि बादल को क्रांति का अग्रदूत मानता है। आपको कल मैंने बताया, अग्रदूत होता है क्रांति को लेकर आने वाला। वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है। पौरुष है ना, शक्ति। वह उसे शक्ति दिखाने के लिए कहता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, ना कि रिमझिम बरसात के लिए, ना कि रिमझिम बरसने के लिए। कवि दुखी और तपन को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति को आवश्यक मानता है, इसलिए बादल के विध्वंसक और भयभीत करने वाले रूप का आह्वान करता है। कवि चाहता है कि ये जो शोषक वर्ग है उसका पूरी विनाश हो जाए और निम्न वर्ग का उत्थान हो, इसलिए वह बादल के पौरुष शक्तिशाली डरावने रूप का आह्वान करता है, ना कि शांत रूप का। प्रश्न नंबर 2। कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। बादलों के भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप को हरता है। हरने का अर्थ समाप्त करना, गर्मी को समाप्त करता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है, और बादल के आने पर जनमानस, प्रकृति और संपूर्ण चराचर में आनंद और उत्साह फैला देता है। अतः उत्साह शीर्षक एकदम सही और उचित प्रतीत होता है, जो इसका प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है। प्रश्न नंबर 3। बादल में कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। दूसरा, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। तीसरा, पीड़ाओं के ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता प्रदान हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ये 1 नंबर के लिए भी आपसे पूछा जा सकता है कि नाद सौंदर्य किसे कहते हैं, तो आप इसको भी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए तैयार रखें। दोबारा बता रहा हूँ, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मकता पैदा हो, उसे नाद सौंदर्य कहते हैं। कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छाट कर लिखिए। नाद का अंदर है जिससे ध्वनि का आभास हो, तेज आवाज का आभास हो। कविता में नाद सौंदर्य के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे घेर घेर घोर गगन। यहाँ पर ये शब्द गलत प्रिंट हो गया, इसको ठीक कर लेंगे। घेर लिखा हुआ, घेर शब्द कर लेंगे, घे। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इन पंक्तियों में नाद सौंदर्य मौजूद है। अब हम करते हैं कविता 2, अट नहीं रही है। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया में सामंजस्य बिठाना। अंतर्मन अंदर के भाव और बाहर की दुनिया से उन्हें जोड़ना। कविता
कि किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, पुष्ट होता मजबूत होती है? बताइए। छायावादी कविता प्रकृति के चित्र द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों से मिलता है, जैसे आभा फागुन की तन हट नहीं रही है। इसी प्रकार से यहाँ फागुन की शोभा का भी वर्णन हुआ है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का भी वर्णन हुआ है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ सांस लेना, घर घर भर देना, नभ में उड़ने को पर कर देना, तीनों स्थितियाँ फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त की गई हैं। फागुन तो कर ही रहा है और मानव का मन भी उस सुगंध और सौंदर्य के साथ निरंतर उड़ रहा है। यहाँ फागुन और मानव मन एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव मन से भी प्रकट होता है। नेक्स्ट प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? कवि कहता है मस्त और शोभाशाली, फागुन मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों और हवाओं से प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहावना हो गया है कि उस पर से आंखें हटाने का भी मन नहीं करता। कवि जिधर भी देखता है उधर फागुन की सुंदरता फैली हुई है, इसलिए कवि चाहकर भी फागुन से अपनी आंखें नहीं हटा सकता। नेक्स्ट प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति का व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? कवि ने प्रकृति की सुंदरता का वर्णन व्यापकता से अनेक रूपों में किया है। वे हर जगह झलकता हुआ सौंदर्य दिखाते हैं, घर घर में फैला हुआ सौंदर्य दिखाते हैं। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा, बल्कि असीम दिखाया है। असीम अर्थात दूर तक फैला हुआ, छोटा नहीं है, अनंत है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही हैं, मादक मस्ती से भरी हुई। घर घर में भरने के भी अनेक रूप हैं, शोभा का भरना, सुगंध का भरना, फूलों का भरना, खुशी का भरना, मन में उमंगों का भरना। इतने अर्थ निकलते हैं एक एक शब्द से। उड़ने को पर करना भी ऐसे ही सांकेतिक प्रयोगों की ओर संकेत करता है, जिससे विस्तृत अर्थ व्यंजित होते हैं। यहाँ वर्णन पक्षियों की उड़ान पर भी लागू होता है कि मन की उमंग भी उसी प्रकार से उड़ती है। सौंदर्य से आँख न हटाना भी उसके विस्तार की ओर ही इशारा करती है। प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है? अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को दो रूपों में कर सकते हैं, या तो दोनों का अंतर करें या फागुन की विशेषताएं बताएं। यहाँ प्रश्न में मैंने आपको फागुन की विशेषताओं के रूप में करवाया है। आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं, एक तरफ अन्य ऋतुएं, एक तरफ फागुन। फागुन के वातावरण बहुत सुहावना होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं, आसमान साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते हुए दिखाई देते हैं, वृक्षों पर नए फूल पत्ते उगते हैं, मौसम सुहावना होता है, ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। मन में उमंग, उत्साह और लालसा बनी रहती है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।